अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सी प्लस प्लस सीरीज। इस सीरीज की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसे यूज करने का क्या मकसद है, हम उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक कंस्ट्रक्टर को किस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जब हमने अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले फंक्शंस की बात की थी तो उस वक्त हमने देखा था कि हम किसी फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। क्योंकि हमारा एक कंस्ट्रक्टर भी एक टाइप का फंक्शन ही है, इसी वजह से हम एक कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि मैंने इसको पहले आपको समझा तो दिया था फंक्शंस के केस में, लेकिन अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हो रही है तो उसका एक दोबारा से हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं। तो इसका मतलब ये है कि हम एक ही टाइप का कंस्ट्रक्टर, यानी कंस्ट्रक्टर हमारे पास उसका एक नाम होता है, उसकी क्लास के बराबर, यानी जिस भी नाम की हमारे पास क्लास है उसी नाम का हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर होता है। इस बारे में आप जानते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर डिफाइन करूं जिनका नाम सेम हो, यानी वो एक ही क्लास के लिए हो लेकिन उनका जो काम है वो डिफरेंट हो, तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का इस्तेमाल करूंगा। तो इसके डिफरेंट वेज हैं। जिस तरह से एक फंक्शंस के लिए होते थे, यानी मैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जो भी मैं पैरामीटर्स प्रोवाइड करता हूं उनका नंबर के कितने पैरामीटर्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स के अंदर मैं डिफरेंट इस्तेमाल करके उसे ओवरलोड कर सकता हूं। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि मैं उनकी जो पैरामीटर्स की टाइप है वो चेंज कर दूं। इसके अलावा उन पैरामीटर्स की सीक्वेंस, यानी उनकी जो तरतीब है, अगर पहले इन फ्लोट था बाद में दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर फ्लोट इन कर दूं, तो इस तरह से उनकी सीक्वेंस को चेंज करके मैं उस कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकता हूं। इसके बारे में अभी हम डिटेल में देखते हैं। जब हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो इसको हमने किस तरह से परफॉर्म करना है वो देखते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है, अगर हम इसे अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसको समझने के बाद ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या प्रोग्राम है, कौन सी क्लास है, उसे देखते हैं। तो हमारी जो एग्जाम्पल है उसे पढ़ते हैं। हमारे पास एक क्लास है, यानी किस तरह का हमें प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर num और ch एज अ डेटा मेंबर हमें यूज करने हैं। उसके अलावा हमें एक इस तरह का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स ना हो। तो वो कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा, तो वो डेटा मेंबर जो हमारे पास है num और ch उसे 0 और x से इनिशियलाइज करेगा। इसके अलावा एक दूसरा कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे जिसके अंदर हम दो पैरामीटर्स देंगे, यानी उसे ओवरलोड कर देंगे। तो दो पैरामीटर्स वाला एक नया कंस्ट्रक्टर जो है वो हम डिफाइन करेंगे। उसका नाम वही होगा जो पहले पैरामीटर जो भी पहले हमारे जो कंस्ट्रक्टर का था। तो उसका काम क्या होगा कि वो जो भी हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं उन्हें इनिशियलाइज करेगा उन वैल्यूज से जो मैं पैरामीटर के तौर पर उसे प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा हमें एक ऐसा फंक्शन भी डिफाइन करना है जो कि उन डेटा मेंबर्स की वैल्यूज हमें शो करे। तो इसको अभी इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि हमारी ये 30th वीडियो है तो मैं इंडेक्स 30 नाम से एक नई फाइल जो है उसे जनरेट करूंगा। उसके अलावा इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड लगाकर अपने काम का आगाज करते हैं। तो आपने हमारी जो क्लास है उसका नाम मैं रखता हूँ टेस्ट क्लास। आप इसके अलावा कोई भी इस तरह का नाम जो रख सकते हैं। जब भी आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आपके लिए लाजमी है कि आप एक डिस्क्रिप्टिव नेम जो है वो यूज करें। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, प्राइवेट के अंदर num और ch नाम के जो है, ch चूंकि मेरे पास एक कैरेक्टर का होगा वेरिएबल, तो मैं क्या है जिस तरह से दो वेरिएबल्स है उन्हें डिफाइन करता हूँ। तो अब मेरा काम क्या है कि मुझे दो कंस्ट्रक्टर जो है उन्हें डिफाइन करना है। कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने का मैं आपको पहले से बता चुका हूं, लेकिन अभी हम वही प्रोसेस जो है उसे फॉलो करेंगे जो हम पहले अभी तक फॉलो करते आए थे। यानी पहले मैं उसे डिक्लेयर करूंगा और बाद में इसी कंस्ट्रक्टर को यूज करूंगा। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, दो वैल्यूज देनी है। क्योंकि हमारे पास पैरामीटर के तौर पर दो वैल्यूज मैं देकर इन्हें इनिशियलाइज करना चाहता हूँ डेटा मेंबर्स को। तो मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं वो भी इसी टाइप के होने चाहिए जो कि डेटा टाइप के मेरे पास ये वेरिएबल्स हैं। तो इसके अंदर कोई भी मैं नाम यूज कर सकता हूँ, इंट n यूज कर सकता हूँ, उसके अलावा कैर सी। तो इस तरह से मैं इन वेरिएबल्स को या इन कंस्ट्रक्टर्स को मैं यहाँ पर डिक्लेयर करूंगा। तो उसको यूज किस तरह से करना है वो अब देखते हैं। तो इसको हमने बाहर यहाँ पर डिफाइन करना होता है। तो उसी तरह से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं इसे डिफाइन करूंगा। तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास जो ब्लैंक कंस्ट्रक्टर होगा, यानी जिसके अंदर मैंने पैरामीटर के तौर पर कोई भी वैल्यू नहीं दी है, वो क्या करेगा कि चूंकि वो इसे एक्सेस कर सकता है इस प्राइवेट मेंबर्स को, तो वो इन दोनों को 0 के बराबर जो है वो इनिशियलाइज कर देगा। तो ये जो है इसे x के बराबर इनिशियलाइज करना था, उसे 0 के बराबर इनिशियलाइज कर देना था। तो जब मैं ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हमारी जो num की वैल्यू है वो 0 और ch की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली x के बराबर इनिशियलाइज कर दी जाएगी। तो अब इसके अलावा हमारा जो दूसरा कंस्ट्रक्टर था उसे डिफाइन करते हैं। तो उसके लिए जो मुझे ये दो जो वैल्यूज हैं वो एज एन इनपुट देनी पड़ेंगी। तो इनपुट के तौर पर ये वैल्यूज मैं देता हूँ यहाँ पर। और अब काम क्या होगा कि जैसे ये कंस्ट्रक्टर जो है वो अपना काम करेगा तो जो पहली वाली पैरामीटर के तौर पर मैं जो वैल्यू दे रहा हूँ वो किसके बराबर इनिशियलाइज होनी चाहिए, हमारे पहले num के बराबर। तो num इज इक्वल टू n। तो इस तरह से num जो है वो n के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा ch को मैं बराबर करूंगा, किसके इक्वल करूंगा, ch को c के। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो काम करेगा तो इस num की वैल्यू जो है वो पहले पैरामीटर के बराबर और जो दूसरा हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो दूसरे पैरामीटर के बराबर जो है वो इनिशियलाइज
कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो नाम मेरे पहले कंस्ट्रक्टर का था वही नाम मेरे दूसरे कंस्ट्रक्टर का भी है, लेकिन अब इनके जो हमारी फंक्शनैलिटी है उसके अंदर फर्क आ गया, क्योंकि मैंने इसे ओवरलोड कर दिया हमारे ये जो सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स को यूज करते हुए। तो इस हमारे प्रोग्राम के अंदर मैं नंबर ऑफ पैरामीटर्स वाला तरीका जो है उसे यूज किया है। इसके अलावा जो दूसरे दो मेथड्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं इसी काम को परफॉर्म करने के लिए, यानी इसे ओवरलोड करने के लिए। तो मेरे पास अब क्या करना है, मुझे दो ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम जो है वो अपना फंक्शन बना लेते हैं, जो जिसके बारे में पहले मैंने बात की थी। तो फंक्शन जो हमारा होगा वो होगा डिस्प्ले, जो कोई भी पैरामीटर नहीं लेगा लेकिन उसे यहाँ पर इस तरह से हमें डिक्लेयर करना है। तो इसको हम किस तरह से अभी अपनी क्लास के बाहर इनिशियलाइज करेंगे, तो मुझे यहाँ पर आपको ये सिंटैक्स जो है वो बताने की उम्मीद है कि जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से मुझे इसे यहाँ पर डिफाइन करना है। तो इसे क्या करना है कि उसे तमाम जो हमारे पास जो भी इसके अंदर वेरिएबल्स मैंने यूज किए हैं उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करना है। तो इनको किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, यहाँ पर मैं इसी तरह से सिंपली सी आउट कर देता हूँ वैल्यूज को, तो वो वैल्यूज जो है वो नई लाइंस में हमें शो की जाएंगी। तो अब क्या करते हैं कि हमारी जो टेस्ट नाम की क्लास है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा उसके लिए अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिंपली यहाँ पर इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, तो चूंकि मैंने यहाँ पर कोई पैरामीटर्स नहीं दिए हैं, आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स दिए जाएंगे उनको हम कहाँ पर लिखते हैं, उस ऑब्जेक्ट के साथ। तो अगर मैं इस तरह से जो ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने कोई भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया है, तो उसे किसी ना किसी कंस्ट्रक्टर के पास तो जाना है। तो क्या करेगा कि यहाँ से देखेगा कि कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है कि जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स प्रोवाइड नहीं किए गए। तो जब वो देखेगा कि हमारे पास जो पहले नंबर वाला कंस्ट्रक्टर था उसके अंदर कोई पैरामीटर्स प्रोवाइड नहीं किए गए, तो इस वजह से हमारा ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इस वैल्यू को कॉल करेगा। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो क्या आई हैं। तो t1 डॉट डिस्प्ले अगर मैं करता हूँ तो मुझे जो मेरी दोनों वैल्यूज हैं वो इस वाले टेस्ट वाले के बराबर जो भी इसके अंदर डेफिनेशन लिखी गई है उसके हिसाब से मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि नम की वैल्यू 0 और कैरेक्टर की वैल्यू जो है हमें x दिखाई जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी पहली वैल्यू है वो 0 और दूसरी वैल्यू जो है वो x हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि एक नया कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता हूँ, एक नई जो ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ, जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं पैरामीटर के तौर पर दो वैल्यूज प्रोवाइड करूंगा। तो पहली वैल्यू जो है वो होगी एक इंटीजर और दूसरी वैल्यू जो है वो होगी एक कैरेक्टर। तो अब चूंकि मैंने इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हुए यहाँ पर दो पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए, तो वो देखिएगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है वो इस हिसाब से लिखा गया है कि जिसके अंदर दो पैरामीटर्स प्रोवाइड किए जाते हो। तो यहाँ पर जब वो कंस्ट्रक्टर्स के बारे में देखेगा तो उसे ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो मिलेगा जिसके अंदर दो पैरामीटर्स प्रोवाइड किए गए, जिस वजह से इसी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन के पास जाएगा और वो ये वाली जो हमारे पास डेफिनेशन थी इसे रन करेगा। तो अब क्या होगा कि हमारा जो पहला पैरामीटर, ये हमारा जो पहला वेरिएबल था नम, उसे 100 और जो दूसरा वेरिएबल था ch उसे a के बराबर इनिशियलाइज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसे अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ, इससे पहले जो है यहाँ पर एक इस तरह से एक लाइन लगा देते हैं ताकि हमें जो है दोनों का फर्क जो है वो अच्छे से वाजिया हो। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पहला कंस्ट्रक्टर था उसकी क्या वैल्यूज आ रही हैं और दूसरे कंस्ट्रक्टर के बारे में हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ रही हैं वो हमें डिफरेंशिएट करके दिखाए। तो अब आप देखेंगे कि हमारी जो दूसरी वैल्यूज है वो किस तरह से इनिशियलाइज की गई है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो दूसरी वैल्यूज थी वो किस तरह से इनिशियलाइज की गई, जिसके हिसाब से जिस तरह से मैंने उसे पैरामीटर्स प्रोवाइड किए। यानी पहली जो वैल्यू नम थी हमारे वेरिएबल की वो होगी 100 और दूसरा जो ch था उसकी वैल्यू हो गई a। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि हमने ये किस तरह से इंप्लीमेंट किया। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको फिर से एक और बात बताता हूँ, यानी ये कि अगर मैं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को डिफाइन करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर डिफाइन करता था जिसके अंदर मैंने पैरामीटर के तौर पर 3 वैल्यूज दी होती, तो जब मैं यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट को बनाता तो अगर मैं यहाँ पर 3 वैल्यूज वाला कोई भी वैल्यूज 3 अगर वैल्यूज यहाँ पर देता उस हिसाब से जिस हिसाब से मैंने यहाँ पर उसे डिफाइन किया है, तो वो उसी कंस्ट्रक्टर के पास जाता और उसके डेफिनेशन को रन करता। और अगर मैं यहाँ पर कोई आर्गुमेंट के तौर पर या पैरामीटर के तौर पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं देता, तो वो उसी कंस्ट्रक्टर को रन करेगा जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक ही कंस्ट्रक्टर को रन कर सकता है इनमें से किसी एक भी कंस्ट्रक्टर को। अगर मैं उसके अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को यूज नहीं कर सकता, हमारा एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकता है। उसके ऊपर क्या चीज, इसकी डिपेंडेंसी क्या होगी कि हमने उसके अंदर कौन से पैरामीटर्स प्रोवाइड किए हैं, यानी मैं कौन से कंस्ट्रक्टर को खुद से यूज करना चाहता हूं। तो आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि मैंने इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया। तो आपके लिए जो टास्क है वो ये है कि आपको जो मैंने यहाँ पर पहले वाली एग्जांपल दिखाई है, आपको इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है और जो मैंने मल्टीपल पैरामीटर्स वाला जो मैंने कंस्ट्रक्टर वहां पर डिफाइन किया था उसकी जो पोजीशन है उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स प्रोवाइड किए गए उन्हें चेंज करके
आपको दोबारा फिर से एक कंस्ट्रक्टर जो है उसे डिफाइन करना है और उसे अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है। तो आई होप कि आप इस चीज को परफॉर्म करेंगे और जो भी हमारे पास आपको जो कोड हो उसको लाजमन कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट किया करें। इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, इससे मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपकी इससे प्रैक्टिस होगी कि आपके जो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप मेरी इस मशवरे पर अमल करेंगे। और अगर आपने अभी भी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आई सजेस्ट यू कि आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। अगर आपने इसको एक्सेस नहीं किया है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो इसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें। इसके अंदर जितने भी आपके कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछे, मैं इंशाल्लाह आपको तमाम कमेंट्स का जवाब जो है वो जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।